हेलो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो लास्ट कंसेप्ट हमारा गारंटी ऑफ पार्टनर चल रहा था, गारंटी टू पार्टनर। तो आइए हम उसके एक दो न्यूमेरिकल और करेंगे और एक दो दिन के बाद हम न्यू चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 67 आपको देखना और आपको अपनी नोटबुक में भी करना है। आइए, अली, बिमल एंड दीपक आर पार्टनर्स इन अ फर्म। देखिए, देयर आर थ्री पार्टनर्स, अली, बिमल एंड दीपक। ऑन 1 अप्रैल 2011 देयर कैपिटल स्टूड ₹4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। वो उनकी कैपिटल्स गिवन है। They share profit and loss in the ratio 5:3:2. Partners are entitled to interest on capital at 10% per annum and salary to Bimal and Deepak 2,000 per month and 3,000 per quarter respectively as the provision of partnership date. देखिए क्या कह रहा है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% और बिमल की 2,000 रुपये सैलरी पर मंथ और दीपक की 3,000 रुपये पर मंथ की सैलरी पेड करनी है। बिमल शेयर ऑफ प्रॉफिट, देखिए बिमल को क्या कह रहा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए गौर करिए, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर इंक्लूडिंग सैलरी, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले और सैलरी लगाने के बाद उसको गारंटी देगी 50,000 रुपये आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। मतलब उसकी सैलरी और प्रॉफिट मिला के 50,000 की गारंटी है। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन द अकाउंट शैल बी मेट बाय दीपक, और जो भी इसके अंदर डेफिशिएंसी होगी, कमी होगी, उसको दीपक पेड करेगा। ओके, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म ईयर एंडेड 31 May 2012 अमाउंटेड टू ₹2 लाख। ये प्रॉफिट गिवन है, आपको अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। आई थिंक आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया होगा। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सभी ने बिल्कुल ध्यान से देखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। आइए सभी को ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए हमें क्या प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account for the year ending 31st March 2012. Okay, particulars rupees, particulars and rupees. ओके, आइए देखिए हमें प्रॉफिट गिवन है कितना, ₹2 लाख। आइए प्रॉफिट को हम यहाँ पर दिखाएंगे बाय प्रॉफिट ₹2 लाख। ओके, 2 लाख का प्रॉफिट हमने यहाँ पर शो किया। आइए नेक्स्ट क्या कह रहा था कि उनकी कैपिटल है 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। देखिए उनकी कैपिटल गिवन है, कैपिटल ना डेबिट में आएगी और ना ही यहाँ पर क्रेडिट में आएगी। ओके, दे शेयर प्रॉफिट 5:3:2। प्रॉफिट को 5:3:2 में डिवाइड करते हैं, ये भी बात की बात है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर एनम। आइए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट करते हैं। यस, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अलीज कैपिटल, बिमल एंड दीपक। ठीक है, ये तीनों का हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है साहब, 10%। तो 10% के अकॉर्डिंग 40,000, 30,000 एंड 20,000। द टोटल इज़ ₹90,000। आई थिंक सभी को समझ आया होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम डेबिट में दिखाते हैं, वो हमने यहाँ पर दिखा दिया। ओके, आइए नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट में क्या है,
यस, a salary to of to Bimal and Deepak 2000 per month and 3000 पर क्वार्टर। देखिए पर मंथ एंड पर क्वार्टर, यहाँ लिखेंगे हम 2 सैलरी दोनों की आपको दिखानी है, किस किस की, बिमल्स कैपिटल एज वेल एज, और किसे पेड करनी है सैलरी, दीपक कैपिटल। सैलरी देखिए बिमल की 2000 पर मंथ, इट मीन्स 24,000, क्योंकि उसकी पर मंथ है तो 24,000 एंड 3,000 पर क्वार्टर 12,036। देखिए 3,000 पर क्वार्टर है तो यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्वार्टर मतलब 3 महीने की सैलरी कितनी है उसकी 3,000, तो 6 मंथ की 6,000 और 1 साल की 12,000, तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 1 साल में कितनी क्वार्टर होती है हमारे पास साहब, 4 क्वार्टर। ओके, एनी डाउट? आइए उसके बाद देखिए बिमल को क्या गारंटी दी थी कि आपको जो प्रॉफिट है 50,000 रुपीज़ का मिलेगा, और किसको लगा के, सैलरी को मिला के, सैलरी को मिला करके आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा 50,000। आइए अगर यहाँ पर हम प्रॉफिट डिवाइड करते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, देखिए तीनों को ले लीजिए यहाँ पर, अलीज कैपिटल, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था गारंटी के केस में अगर आप प्रॉफिट डिवाइड कर रहे हो तो आप क्या करेंगे, गैप देंगे यहाँ पर, बिमल्स कैपिटल एंड दीपक्स कैपिटल। ओके, आइए देखिए हमारे पास प्रॉफिट हुआ कितना है, सबसे पहले हमें ये देखना है। देखिए 2 लाख था हमारे पास, यहाँ पर 90,000 पेड कर दिए, 1,10,000 एंड माइनस 36,000, 74,000 का हमें प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट इज 74,000। ओके, देखिए 74,000 का हमें प्रॉफिट हुआ है, और वो 532 में आप इसमें डिवाइड कर दीजिए। देखिए प्रेजेंटेशन आप देखना कैसे करनी है, इसे 532 में डिवाइड करिए, 37,000 22,200 एंड 14,800। ओके, ये अभी डिवाइड हुआ है, बट देखिए आप ध्यान से सुनिए कि उन्होंने क्या कहा था कि बिमल को गारंटी कितनी दी थी 50,000 की, बट किसे मिला के, कह रहा है उसकी सैलरी और उसको दोनों को मिला के, कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सक्लूड करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सक्लूड करके, बट सैलरी एंड उसका प्रॉफिट का शेयर मिला के 50,000 होना चाहिए। आइए हम देखते हैं कितना है, कमी कुछ रह रही है या पूरा हो गया। आइए देखिए सैलरी कितनी पेड कर रहे थे हम उन्हें 24,000 प्लस प्रॉफिट अभी उसके पास कितना गया है, देखिए प्रॉफिट अभी 22,200, यहाँ पर उसके शेयर पे कितना आया था, शेयर में 22,200 रुपये आया था। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने टोटल किया 46,200, बट आप सोचिए बिमल को हमने गारंटी कितनी दी थी कि आपको 50,000 का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, इसका मतलब कुछ डेफिशिएंसी रह गई, कमी रह गई, और जो भी कमी रह गई वो कौन पेड करेगा, डेफिशिएंसी विल बी पेड बाय दीपक। ओके, आइए एक वर्किंग नोट बनाते हैं हम। देखिए डेफिशिएंसी ओह बिमल, देखिए बिमल की डेफिशिएंसी सबसे पहले आपको देखना रह कितनी गई, 50,000 की गारंटी दी, 46,200 उसके हिस्से में जा रहे हैं, तो आइए उसमें जो डेफिशिएंसी है वो कितनी होगी 3,800 रुपीज़, 3,800 डेफिशिएंसी ऑफ बिमल रुपीज़ 3,800 विल बी मेट बाय दीपक। उसको पेड कौन करेगा, दीपक, मतलब 3,800 रुपये दीपक में से तो माइनस हो जाएंगे और बिमल में वो प्लस हो जाएंगे। आइए देखिए अली का कोई रोल नहीं है, उसका 37,000 ही रहेगा,
बीमल में देखिए प्लस होएगा और कहाँ से आएगा, देखिए यहाँ लिखेंगे हम ट्रांसफ़र फ्रॉम दीपक, दीपक के पास से आएंगे कितने 3800 और ये दोनों प्लस करके आई थिंक हो जाएगा 26,000। देखिए अली का 37,000, देखिए 26 और 24, इसको एक बार प्लस करके देखिए 24 और 26, 50,000 हो गए ना पूरे। यही कहा था कि उसकी गारंटी कितनी है 50,000 की, तो पेड की। और इसमें से देखिए कुछ माइनस हो जाएगा ट्रांसफ़र टू बीमल, क्योंकि दीपक ने पेड किए हैं। जो 3800 यहाँ से गए हैं वो दीपक, आप चाहें तो आप एक काम और भी कर सकते हैं, इसे यहाँ पर ना दिखा के कर सकते हैं आप, नहीं तो इसे अंदर लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है। अगर बाहर लिखना चाहे तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, 37,000, 26,000 एंड 11,000, और कोई इशू नहीं है। आप 74 यहाँ दिखा सकते हैं, 37, 26 एंड 11,000, आप ऐसे भी कर सकते हैं, नो इशू, ठीक है। 2 लाख। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। मैं एक बार इसका पूरा आपको जो है इमेज दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसकी पूरी इमेज आपको अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। आपको ये करना है सॉल्व, यस। आप एक बार इसकी पूरी इमेज का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यस। यस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। एक बार मैं आपको वर्किंग नोट भी इसका दिखा देता हूँ। इस वर्किंग नोट भी आप इसका देख लीजिए, ओके। तो आपको ये समझ में आया, सभी को ये क्वेश्चन नोट करके अपनी नोटबुक में करना भी है, ओके। आइए आगे चलते हैं हम। मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक आपको ट्राई करना है। देखिए हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, बट आपको ट्राई करना है। थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, मुझे पता है कि आप लोगों से होगा नहीं। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को ज़रूर कराऊंगा। आप एक बार इस क्वेश्चन को, मैं आजू और बाजू से के नेम से क्वेश्चन है 69, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको ये होमवर्क में करने बच्चों ये क्वेश्चन, यस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको होमवर्क में क्वेश्चन एक बार ट्राई करना है। आप ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और काफ़ी पुराना क्वेश्चन है ये। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, और ये आपको होमवर्क में करना है क्वेश्चन, सभी के लिए कंपल्सरी है बेटा करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसके बाद कल जो है कोशिश करेंगे कि लास्ट क्लास होगी, और आपका कल के बाद जो है मंडे है कल, तो कल ट्यूसडे हो जाएगा। तो आज की क्लास मंडे की, और उसके बाद ट्यूसडे को अभी यही चलेगा चैप्टर। आई विल ट्राई कि आई विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, ओके, ऑन वेडनेसडे आई विल ट्राई, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है वो हम उसको सॉल्व करेंगे, चाहे हमें 1-2 दिन और लग जाए, नो इशू। तो आज आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में करना है। आइए मैं इसी के साथ आपको बिज़नेस का इसी के अंदर प्लस करके इसी में ऐड करके आपको बिज़नेस के सॉल्व करवा रहा हूँ, बिज़नेस का रीड करा रहा हूँ। सभी ने ध्यान से देखना है। देखिए बिज़नेस की कोऑर्डिनेशन के साथ हमारी एक यूनिट कंप्लीट हो गई है। आइए नेक्स्ट हमारी जो यूनिट है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए कुछ बच्चे मुझे बोल रहे थे कि सर हमारा हिंदी मीडियम है तो हम क्या करें। देखो वैसे तो मैं आपको बुक परचेज कर लेनी चाहिए मार्केट से, इसमें मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता कि अगर आपके पास हिंदी मीडियम बुक नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए। बट कोई बात नहीं, अभी मैंने आज अरेंज की है एक हिंदी मीडियम बुक भी, तो अभी तो मैं 2-4 दिन तो आपको पिक सेंड कर दूंगा। बट आगे आपको बुक परचेज करनी है और आपको मेरे साथ मैं आपको रीड कराऊंगा और आपको सेल्फ नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना। तो आप जल्दी से जल्दी अपनी बुक को अरेंज कर लीजिए। मैंने आपको राइटर बता दी है, अकाउंटेंसी के लिए DK गोयल, ओके, बिज़नेस मैनेजमेंट के लिए आपको RK सिंगला, और इकोनॉमिक्स के लिए आपको TR जैन की बुक लेनी है।
ठीक है, आइए हम एक नई यूनिट स्टार्ट करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है, देखिए प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। देखो प्रिंसिपल्स के मतलब होते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है ना, कि एक तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए जाए और उसी के अकॉर्डिंग आगे का काम किया जाए, वो हमारे होते हैं प्रिंसिपल्स, ठीक है ना, हमारे सिद्धांत, कि हम इस सिद्धांत पर हम चलेंगे, ये हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन है। आइए देखो दीज डेज बिजनेस है एज्यूम वाइडर डायमेंशंस एज अ रिजल्ट ऑफ विच न्यूमेरस प्रॉब्लम अराइज इन डे टू डे एक्टिविटीज़। ठीक है ना, आजकल जो है बिजनेस काफ़ी आगे तक बढ़ चुका है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है बिजनेस में, डे टू डे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है, एक बड़ा रूप धारण कर चुका है। एंड मैनेजर ऑफ द एंटरप्राइज हैज़ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और सारी की सारी प्रॉब्लम्स को कौन सॉल्व करते हैं, मैनेजर सॉल्व करते हैं। ठीक है, ए मैनेजर needs guidelines to grapple with the problems and run the ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली। क्या करें, एक मैनेजर क्या करें, नीड गाइडेंस, एक मैनेजर को भी काम करने के लिए गाइडलाइंस की ज़रूरत है। टू ग्रैपल का मतलब देखिए मैंने लिख दिया जो टिपिकल वर्ड्स कुछ हैं कि समाधान, उसे भी विद द प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनके समाधान के लिए मैनेजर को भी गाइडलाइंस चाहिए होती है, मैनेजर्स को, बिजनेस के मैनेजर को। रन द ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली, जो कि अपनी संस्था को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से मैनेज करने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए काफ़ी गाइडलाइंस की नीड्स किसको होती है, मैनेजर को। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गाइड द मैनेजर, तो जो मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल्स है, जो सिद्धांत है, ये मैनेजर को टाइम टू टाइम क्या करते हैं, गाइड करते हैं, काम करने का तरीका बताते हैं। बिफोर एंटरिंग इनटू डिटेल डिस्कशन अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इट इज़ नेसेसरी। क्या कह रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल क्या होता है। डिफरेंट स्कॉलर्स हैव डिफाइंड प्रिंसिपल एज फॉलोइंग मैनर, कि अगर अलग अलग स्कॉलर्स ने, अलग अलग विद्वानों ने टाइम पे अलग अलग इसकी डेफिनेशन दी है। देखिए अकॉर्डिंग टू जी आर टाइडी क्या कह रहे हैं, प्रिंसिपल इज़ अ फंडामेंटल स्टेटमेंट और ट्रुथ प्रोवाइडिंग ए गाइड द थॉट और एक्शन। कह रहे प्रिंसिपल इज अ फंडामेंटल स्टेटमेंट, प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं कि जो प्रिंसिपल है हमारे एक फंडामेंटल स्टेटमेंट है, एक आधारभूत जो है एक विवरण होता है ये, और ट्रुथ प्रोवाइडिंग टू गाइड, जो हमने काम किया है, जो भी एक्शन, जो भी हमने काम किया है उसको प्रूव करना कि वो सही है या गलत है। तो हमारी ये कौन प्रूव कर देते हैं, प्रिंसिपल। जैसे आप देखते हैं ना फिजिक्स और केमिस्ट्री की, आप लैब में जाके उसे प्रूव कर सकते हैं हम कि ये भाई जो ये ठीक हुआ है, जो भी हमने यहाँ पर प्रयोग किया वो ठीक हुआ या गलत हुआ। तो प्रिंसिपल भी क्या है, जो हमारे द्वारा जो एक्शन किया गया, हमारे द्वारा जो काम किया गया है, ठीक है ना, उसके लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करना, उसको प्रूव करना। ठीक है, देखिए फीचर्स एंड नेचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए इनके नेचर्स क्या करें, सबसे पहले कह रहे हैं यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। देखिए जो प्रिंसिपल ऑफ जो क्या करें, प्रिंसिपल क्या करें, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, मतलब ये एवरेज हर जगह ना सेम होते हैं, इसका कोई अलग अलग नहीं होता। यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे हम कहते हैं ना कि धरती गोल है, वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसी तरीके से इसके जो प्रिंसिपल है वो सेम है, हर जगह सेम अप्लाई होते हैं। यूनिवर्सलिटी या रेफर टू दैट ट्रूथ विच इक्वली एप्लीकेबल, जो कि हर फील्ड में यूज़ होता है, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, कोई भी यूनिट हो, ठीक है ना, चाहे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो, गवर्नमेंट ऑफिस हो, प्लेग्राउंड्स हो, फार्म्स हो, आर्मी क्लब, कहीं पर भी हो, ये हर जगह जो है सेम वे में से यूज़ किया जाता है। इन ऑर्डर टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव हैव टू अप्लाई मोर और लेस द सेम प्रिंसिपल। क्या कह रहे हैं, अपने अपने बिजनेस के स्केल के अकॉर्डिंग इसको जो है बिजनेस के स्केल के अकॉर्डिंग ही हम जो है इसको हम प्रिंसिपल को इन ऑर्डर टू अचीव देयर ऑब्जेक्ट, अपने ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना, अप्लाई मोर और लेस, तो बिजनेस अप्लाई टू मोर और लेस द सेम प्रिंसिपल। तो हमें क्या करना पड़ता है, एक समान जो है प्रिंसिपल को समान रूप से इसे यूज़ करना पड़ता है। कह रहे जनरल गाइडलाइंस, तब जो है हमें जनरल गाइडलाइंस देते हैं। देखो जो बिज़नेस के प्रिंसिपल हमें क्या करते हैं, हमें जनरल गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करते हैं। देखिए द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नोट
डेफिनेट लाइक द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। देखिए ये सिर्फ हमें जनरल गाइडलाइंस देते हैं, हमें मार्गदर्शन करते हैं काम करने के लिए। ये प्रिंसिपल जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह कठोर नहीं है कि उसको लैब में जाके प्रूव किया जा सके। प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर वेरी क्लियर एंड डेफिनेट एंड देयर आउटकम कैन बी प्रेडिक्ट। क्या कह रहे हैं, जो उसका रिजल्ट होते हैं वो बिल्कुल खरे उतरते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑन द अदर हैंड आर द नेचर एंड जनरल गाइडलाइंस एंड दे कैन नॉट अप्लाइड स्ट्रिक्टली। तो क्या कह रहे हैं, प्रिंसिपल जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम चेंज भी कर सकते हैं। वो बिल्कुल है ना सख्त नहीं है, कठोर नहीं है, हम उसे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अगर चेंज भी करना चाहे तो उसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आगे फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंशन। देखिए क्या कह रहे हैं, जो हमारे जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये क्या कह रहे हैं, प्रयोगों में और कारण में क्या करता है कि रिलेशन जो है, ठीक है ना, प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंशन है। मतलब जो हमारे अभ्यास में जो हम प्रैक्टिस करते हैं और उसमें जो एक्सपेरिमेंटल होते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं, उनमें जो है उनका निर्धारण करता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द रिजल्ट ऑफ वेरियस प्रॉब्लम फेस बाय द प्रोफेशनल पीपल। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करें, एक रिजल्ट है वेरियस प्रॉब्लम जो कि प्रोफेशनल पीपल काफ़ी सारी प्रॉब्लम को फेस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम अपीयर्ड एंड देन थॉट केयरफुली रिसर्च वर्क सोल्यूशन आर फाउंड। सबसे पहले क्या होता है कि प्रॉब्लम क्रिएट होती है, अपीयर्ड होती है, देन थॉट केयरफुल और उसको अच्छे से सोचा जाता है, उस रिसर्च किया जाता है उस प्रॉब्लम के बारे में, एंड वर्क सोल्यूशन वर फाउंड, फिर उसका सोल्यूशन सर्च किया जाता है। दस वी रिकॉग्नाइज द सोल्यूशन फाउंड विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और क्या कह रहे हैं कि उसका सबसे पहले प्रॉब्लम देखिए क्रिएट होती है, फिर उसका समाधान किया जाता है, ठीक है ना, फिर उसको रिसर्च किया जाता है, फिर उसके समाधान ढूंढ लिए जाते हैं, और फिर समाधान ढूंढने के बाद हम क्या करें, इसे ही जो समाधान ढूंढ लिया हमने एक्सपीरियंस से ढूंढ लिया, वो प्रिंसिपल बन गए। उसी के अकॉर्डिंग अब हम आगे चलते हैं, वो हमारे क्या बन जाते हैं, वो हमारे प्रिंसिपल बन जाते हैं। आगे देखिए फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज हो जाना। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज कर सकते हैं। तो क्या करें, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एज दे एग्जिस्ट टुडे आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ ए फाइनल ट्रूथ। ये फाइनल ट्रूथ नहीं है, एज एंड व्हेन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस टेक प्लेस। देखिए हमारा पॉलिटिकल, राजनीति, आर्थिक वातावरण चेंज होता रहता है, न्यू काइंड ऑफ प्रॉब्लम अराइज, नई नई प्रॉब्लम्स हमारी क्रिएट होती हैं। ऑल प्रिंसिपल आर ऑल्टर्ड, द न्यू प्रिंसिपल आर प्रोपाउंडेड। क्या कहते हैं, पुराने जो है जो प्रिंसिपल है उन ऑल्ट्रेशन हो सकती है, उनमें चेंज हो सकता है, और उसके प्लेस में हम नए जो है प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं। देयर फॉर द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डायनामिक इन नेचर। और क्या करें, जो प्रिंसिपल ऑफ जो मैनेजमेंट है वो डायनामिक नेचर है। डायनामिक का मतलब होता है जो सिचुएशन में के अकॉर्डिंग हम उसमें चेंज कर सके। कैन नॉट बी कॉल्ड फिक्स। तो क्या करें, इससे जो है फिक्स नहीं कहा सकता, इसमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर जो फिफ्थ है मेनली बिहेवियर, ये आपको खुद करना है। आइए सिक्स्थ में आपको करा रहा हूँ। देखिए रिलेशन बिटवीन कॉजेज एंड इफेक्ट। रिलेशन देखिए कारण और परिणाम में जो है ये संबंध बताता है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन कॉजेज एंड इफेक्ट। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है हमारे कॉजेज कारण और परिणाम में क्या करता है, इफेक्ट जो है रिलेशन बताता है। ठीक है ना, दे स्पेसिफाई व्हाट द अल्टीमेट आउटकम विल बी इफ़ इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन वर्क इज़ डन बाय पर्टिकुलर मैनर। कि अगर कोई भी देखिए कोई भी काम जो एक विशेष तरीके से किया गया, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में किया गया, तो उसका क्या रिजल्ट होना चाहिए, हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करते हैं, इसको स्पष्ट कर देते हैं। ठीक है ना, देखिए अब मान के चलिए अगर कोई भी पर्सन है, वो कोई भी पर्सन किसी भी काम में जो है एक्सपर्ट है, तो उसको वही काम दिया जाए तो डेफिनेटली रिजल्ट अच्छे होंगे। देखिए मान के चलिए एक अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट को आप एक अकाउंटेंट को अकाउंटेंट का काम देंगे तो डेफिनेटली वो अच्छा ही होगा। लेकिन देखिए एक इंजीनियर है, एक इंजीनियर से आप अकाउंटेंट के वर्क की उम्मीद करें तो आई थिंक रिजल्ट आउटपुट जो अच्छा नहीं होगा। तो जो जैसा आप आउटपुट डालेंगे वैसे ही आपका रिजल्ट, जैसा आप इनपुट डालेंगे वैसे ही आपको आउटपुट मिलेगा। तो मतलब जो कारण और परिणाम, जो जितने अच्छे कॉजेज होंगे उतने ही अच्छे उसके इफेक्ट्स होंगे। ठीक है, फिर है कॉन्टिंजेंट, अनिश्चित। देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है ना वो फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स एंड परमानेंट, दे आर अफेक्टेड बाय सिचुएशन। वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है इफेक्टिव होते हैं, चेंज होते रहते हैं सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग। देयरफॉर द डिसीजन टू इम्प्लीमेंट दैम और नॉट इज टेकन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और सर्कमस्टांसिस। दे क्या कह रहे हैं, देयरफॉर द डिसीजन टू इम्प्लीमेंट दैम आर नॉट टेकन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और
स्टांसेस। तो क्या कह रहे हैं, मतलब कभी कभी क्या होता है, जो डिसीजन लिए जाते हैं वो कभी नो टेकन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वो सिचुएशन के और स्थिति के अकॉर्डिंग नहीं लिए जाते, वो जो है मतलब डिसीजन गलत भी हो सकते हैं कभी कभी। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, बस आपको ये बताना है कि वो सिचुएशन के हिसाब से चेंज भी हो सकते हैं। ओके, आइए इसी के साथ मैं आपको आज इकोनॉमिक्स का भी थोड़ा सा इसी में प्लस करके मैं आपको करा रहा हूँ, तो आपको ध्यान देना है। देखिए मैं एक बार इसकी फुल आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ। तो है ना, मैं हिंदी मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम भी, और आप लोगों को इसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। ये लीजिए, ओके, स्क्रीनशॉट आई थिंक आप ले चुके होंगे। यस, यस, नेक्स्ट। तो आपको सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अपने आप प्रिपेयर करने हैं इसके नोट्स। फीचर्स मैंने आपको बता दिए हैं, प्रिंसिपल आपको खुद करने हैं। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं इसकी पिक भी सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। आप मुझे मैसेज कर दीजिए अगर आपको देखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं इसकी इमेजेस भी आपको सेंड कर दूंगा। ओके, एक बार हिंदी मीडियम और देख लीजिए। बच्चों की डिमांड थी कि हिंदी मीडियम प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन जिनकी डिमांड थी मेरे पास उनके नंबर सेव हैं, और मैं देखूँगा कि वो मुझे होमवर्क करके भेजते हैं नहीं भेजते। मुझे लगता है आई थिंक इमेजेस ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो आपको अगर प्रॉब्लम आए तो मुझे बता देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा इसकी पिक। आपको इसके जो है इम्पोर्टेंस नंबर 5 तक, ये लास्ट में जो दिया हुआ है, आपको यहाँ तक इसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं। मैं इसकी पिक भी सेंड कर दूंगा। मुझे लग रहा है कि शायद इमेजेस ज़्यादा क्लियर नहीं है। ओके, आइए थोड़ा सा मैं इकोनॉमिक्स का भी आपको इसी में डिस्कस कर रहा हूँ आज। देखिए इकोनॉमिक्स में हम एक लेसन हमने कर लिया था, बुक से ही कराया था आपको, और इसके मैं नोट्स प्रिपेयर करके करा रहा हूँ। एक नया लेसन है हमारा, थ्योरी ऑफ डिमांड। काफ़ी इम्पोर्टेंट लेसन है, कम से कम एग्ज़ाम में ये समथिंग 11-12 मार्क्स का चैप्टर है ये, तो सभी को ध्यान से देखना। बहुत इंटरेस्टिंग और सिंपल सा चैप्टर है, थ्योरी ऑफ डिमांड। देखिए डिमांड होती क्या है। देखिए डिमांड का मतलब क्या है कि कोई भी कंज्यूमर, ठीक है ना, कोई भी कंज्यूमर जो है एक फिक्स एक मतलब जो प्राइस फिक्स है, उस प्राइस पे एक टाइम में जो गुड्स को परचेज करने में, कमोडिटी को परचेज करने में एग्री है, ठीक है ना, उसको डिमांड बोलते हैं। देखिए वैसे तो हम नॉर्मली हम क्या कर देते हैं कि हमारी डिज़ायर जो होती है, नीड्स होती है, डिमांड को हम एक मान लेते हैं, बट ये सब ना एक नहीं है हमारी। देखिए डिज़ायर, नीड और डिमांड मतलब इच्छा, आवश्यकता और मांग, तीनों अलग अलग है। मान के चलिए आप है ना, आपकी भाई आप ना एक आप सपोज करिए कि आपने गाड़ी परचेज करना चाहते हैं, ठीक है भाई, आपको एक गाड़ी परचेज करनी है, ठीक है, आपको मान लो स्विफ्ट डिज़ायर परचेज करनी है, आपको एक गाड़ी लेनी है डिज़ायर। बट अब देखो आप ना लेने की आपकी इच्छा तो है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है लेने के लिए, तो वो सिर्फ है ना डिज़ायर ही रह जाएगी। वो सिर्फ क्या रह जाएगी, डिज़ायर, क्योंकि आप आपके पास पैसा ही नहीं है लेने के लिए, ठीक है, तो उसको डिमांड नहीं कहेंगे, वो सिर्फ क्या आपकी इच्छा है खरीदने की, ठीक है। अब देखिए, अब मान के चलिए आपके पास पैसा भी है, ठीक है, अब आपके पास उसके लिए पैसा है, लेकिन आप है ना उसको खर्च नहीं करना चाहते। पैसा है, गाड़ी भी लेना चाहते हैं, बट पैसा खर्च नहीं करना चाहते। पैसा है बट खर्च नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर आपकी देखो ये इच्छा भी है ख़रीदने की, ठीक है, और आपको ज़रूरत, आवश्यकता भी है, आपको नीड भी है, लेकिन अब भी हम मांग नहीं कहेंगे, क्योंकि आप पैसा खर्च करना
नहीं चाहते। अब मान के चलिए आपके पास जो है ख़रीदने की इच्छा भी है, पैसा भी, और आप खर्च करना चाहते भी हैं, तो ये अब क्या बन जाएगी, डिमांड। ठीक है ना। तो आइए उसी के ऊपर ये लेसन है कि बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है। तो देखिए मैंने नोट्स बना लिए हैं, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग करने हैं। ठीक है ना। आइए सबसे पहले देखो मैंने क्वेश्चन बनाया कि व्हाट इज़ डिमांड, की मांग क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज़ डिमांड, की मांग क्या है। देखो डिमांड होती क्या है कि एक ना मांग का मतलब क्या होता है कि अदर थिंग इक्वल होने पे। अदर थिंग का मतलब क्या है कि देखिए मैंने लिखा है डिमांड इज़ क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटीज दैट अ बायर इज़ विलिंग एंड एबल टू बाय एट डिफरेंट प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम व्हेन अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल की सारी बातें इक्वल रहने पर, और एक कंज्यूमर, ठीक है ना, कंज्यूमर में आप अपने आप को रख लीजिए ग्राहक की जगह पे, एक निश्चित टाइम पे, ठीक है ना, निश्चित अवधि का मतलब यहाँ पर क्या है, एक गिवन पीरियड में और अलग अलग कीमत पर आप खरीदने के इच्छुक हैं और योग्य हैं। ठीक है ना। विलिंग एंड एबल, इच्छुक भी है, खरीदना भी चाहते हैं, और आप उसके योग्य भी, और आप खरीद रहे भी हैं, तो क्या बन जाती है, मांग बन जाती है। देखो यहाँ पर एक बात आई है, अन्य बातें समान रहने पर, ये आपको कन्फ्यूज कर रही होंगी। अन्य बातें समान का मतलब क्या हुआ। देखिए मान के चलिए आप मार्केट में गए हैं, आपको ना एप्पल परचेज करने हैं। ठीक है, एप्पल है 100 रुपीज़ पर केजी, 100 रुपये के 1 किलो एप्पल है। आप उसे परचेज करना चाहते हैं एप्पल को, आपकी मतलब डिमांड, आप कितने परचेज करना चाहते हैं, 1 केजी। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातें का मतलब क्या होता है, देखो इसके अंदर फैशन, इनकम। अब देखिए आप ख़रीदना तो चाहते हैं, ठीक है, अब आपके पास पैसा ही नहीं है भाई, आपके पास पैसा नहीं है, आपकी इनकम इतनी नहीं है कि आप एप्पल परचेज कर सको। तो हमने यह मान लिया कि इनकम में कोई चेंज नहीं है, आपकी इनकम अच्छी है। ठीक है ना, इनकम का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए हमने मान लिया इनकम जो थी वो चल रही है। फिर देखो यहाँ फैशन की बात आ रही है। मान लो आप कपड़े परचेज करना चाहते हो, लेकिन वो फैशन, आप सब कुछ करना चाहते हो, ठीक है, लेकिन वो फैशन में नहीं है, तो आप ख़रीदना नहीं चाहोगे। तो मैंने ये मान लिया नहीं, वो फैशन में भी है, सब कुछ इक्वल है, मतलब आपका इंटरेस्ट भी है। अन्य बातों में पता है क्या आ गया, अदर थिंग्स में आपकी इनकम, ओके, आपका इंटरेस्ट, फैशन, ये सब चीज़ आ गई कि ये सारी बातें इक्वल है। इसको एक साइड रख दो। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि निश्चित कीमत, देखो आ रहा है ना, विभिन्न कीमत, यहाँ पर आ रहा था ना, क्या कह रहा था, विलिंग टू बाय डिफरेंट प्राइस। ठीक है ना, ये क्या कह रहा है, अलग अलग कीमत पे आप खरीदने के इच्छुक है। अलग अलग कीमत पे मतलब समझ गए आप। अब देखो आप 100 रुपीज़ की 1 किलो एप्पल थे, ठीक है, अब आप मार्केट में मान के लेके गए हैं 50 केजी, आप सोचे 50 रुपये किलो मिलेंगे, तो अब आप जो है आधा किलो भी परचेज कर पाएंगे। ठीक है ना, हाफ़ केजी आप परचेज कर पाएंगे। तो वो क्या हो गया, अलग अलग कीमत पे आपकी जो डिमांड है वो भी अलग अलग होते हैं। वहीं मान के चलिए एप्पल जो है, सोनी, मैंने गलती से बोल दिया, 100 की जगह मान लीजिए 200 रुपये किलो हो जाए। ठीक है, तो आप 100 रुपीज़ की आधा किलो परचेज कर पाएंगे। वही एप्पल 50 रुपये के 1 केजी हो जाए, तो आप 2 किलो परचेज कर पाएंगे। मतलब कहने का मतलब है, प्राइस को चेंज करते हैं आपकी डिमांड भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटिटिव डिमांड, की मांगी गई मात्रा क्या होती है। क्वांटिटी डिमांड इज पर्टिकुलर अमाउंट द बायर आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट ए गिवन प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन टाइम व्हेन अदर थिंग आर इक्वल। देखिए क्या कह रहे हैं, देखिए वहाँ पर है ना विभिन्न कीमत थी, कि अलग अलग कीमत पे, ठीक है ना, अलग अलग कीमत पे आपकी डिमांड अलग अलग हो रही थी। लेकिन यहाँ पर किसकी बात की गई है, एक गिवन प्राइस, ठीक है ना, ड्यूरिंग ए गिवन टाइम, यहाँ पे एक ही टाइम की और एक ही निश्चित कीमत पर, भाई उस कीमत पे आप कितनी परचेज करने को तैयार हो, कीमत वही है। यहाँ पर तो देखो अलग अलग जो थी, आप कीमत अगर कम ज़्यादा हो रही थी तो आप उतनी खरीद रहे, लेकिन आप कीमत उसी कीमत पे आप कितनी परचेज करने के इच्छुक और योग्य हो। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट इज़ डिमांड शेड्यूल, कि डिमांड शेड्यूल क्या है, और इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है। देखिए डिमांड शेड्यूल क्या होता है, शेड्यूल का मतलब होता है एक टेबल, एक तालिका। ठीक है ना, डिमांड शेड्यूल इज़ दैट शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल क्या होता है, अदर थिंग रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, यहाँ भी वही कि अन्य बातें समान रहने पर, शो द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज़, देखिए डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ ए कमोडिटी एट ए डिफरेंट प्राइस, की अलग अलग कीमत पे अलग अलग जो है आपकी मांग है। और ये दो तरह के होते हैं, एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और एक होता है मार्केट
ठीक है, ये मैंने हिंदी में लिखा हुआ है जो मैंने इसको पढ़ दिया। देखिए इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल व्हेन द क्वांटिटी ऑफ, देखिए इंडिविजुअल का मतलब होता है एक पर्सन, यहाँ एक कंज्यूमर की बात हो रही है, ना कि सारी मार्केट की, ठीक है ना, कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल व्हेन द क्वांटिटी ऑफ ए गिवन कॉमोडिटीज़, की एक ही किसी कॉमोडिटी की, किसी वस्तु की जो क्वांटिटी, व्हेन द क्वांटिटी ऑफ ए विच ए कंज्यूमर विल बाय एट ऑल पॉसिबल प्राइस, कि अलग अलग कीमत पे वो कितनी कितनी जो है वस्तु को खरीद सकता है गिवन मूवमेंट, एक मूवमेंट पे। मतलब हिंदी में आप ये लिख सकते हो, वो तालिका, वो टेबल जो अन्य बातें समान रहने पर एक व्यक्ति एक निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्रा के संबंध को प्रकट करती है। जैसे देखिए जो कि अलग अलग, देखिए जैसे जैसे आपको एक बात पता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएंगी ना, वैसे वैसे डिमांड कम होती जाएगी। मान लो 1 रुपये की चीज़ है, उसकी मान के चलो आइसक्रीम 1 रुपये की आती है तो 5 आइसक्रीम खरीदते हो। अब जैसे आइसक्रीम की कीमत 2 रुपये होगी तो आप 5 नहीं खरीदते, 3 या 4 ही खरीदते हो। तो मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी डिमांड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। देखिए यहाँ पर मैंने किसी कॉमोडिटी की जो प्राइस है 1 मानी, तो उसकी डिमांड कितनी है 5, 2 पे 4, 3 पे 3। प्राइस देखो जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे उसकी जो है डिमांड कम होती जा रही है, ठीक है। तो आपको अभी यहीं तक नोट्स प्रिपेयर करने हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। एक बार मैं आपको इसकी भी दिखा देता हूँ कंप्लीट, देख लीजिए। मुझे लगता है कि मुझे शायद इसकी पिक ही सेंड करनी पड़ेगी, ठीक है ना। लो या तो हाफ करके देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आप पॉज कर लीजिए और उसके बाद नोट करिए इनको, ओके। यहाँ पे आप स्टॉप करके इसे नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 3 अभी कंटिन्यू चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे। कोई चाहे तो दोनों में लिख सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। या आप इसको नोट करते जाना है पॉज करके, ठीक है ना। लीजिए ये कंटिन्यू मैंने आपको सारा दिखा दिया, इसी तरीके से आपको नोट भी करना है, ठीक है। ओके ओके, आज के लिए इतना ही। कल हम कराएंगे, ओके। नेक्स्ट हम कल करेंगे।